Welcome to Braj Academy 1. If you visit my channel first time, please subscribe my channel. हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट समुच्चय। समुच्चय सिद्धांत है ये चैप्टर का नाम। और समुच्चय क्या होता है इसको पहले मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। समुच्चय को हम कैसे परिभाषित करते हैं। तो समुच्चय क्या होता है, हम नॉर्मल देखते हैं कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अगर हम डिफरेंट टाइप की वस्तुओं को क्या कर दें, कलेक्ट कर दें, ठीक है, तो अगर उनका हम संग्रह कर लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। लेकिन इसमें आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि सुपरिभाषित संग्रह यानी कि वो वस्तुएं जो हम इकट्ठा कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, वो कैसी होनी चाहिए, सुपरिभाषित होनी चाहिए। सुपरिभाषित यानी कि वो डिफाइन होनी चाहिए, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब है कि अगर हम वस्तुओं का कलेक्शन कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, तो उन वस्तुओं का वो उस सेट को किसी ना किसी गुण को फॉलो करती हों, किसी ना किसी गुण, कोई ना कोई उसमें वह गुण उपस्थित होना चाहिए। जैसे कि मैं कहूँ गंगा, यमुना, सरस्वती, इस तरीके से मैं कहूँ तो ये क्या है, ये नदियों का समूह है। क्या है, नदियाँ हैं। और इसी में मैं डाल दूँ कोई, जैसे हिमालय, तो हिमालय क्या है, एक पर्वत है। तो ये इस कलेक्शन से थोड़ा सा अलग है, इस समूह से थोड़ा सा अलग है। इसलिए हम यहाँ पर ऐसी वस्तुओं का संग्रह करेंगे, ऐसी वस्तुओं का संग्रह करेंगे जिसमें कोई ना कोई गुण उपस्थित हो। जैसे कि यहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती ये क्या है, नदियाँ हैं, और हिमालय क्या है, एक पर्वत है। तो ये इन नदियों की श्रेणी से, समूह से क्या है, अलग है। इसलिए हिमालय इस ग्रुप का नहीं है, ठीक है। तो समुच्चय क्या होता है, सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह होता है। तो संग्रह को हम इस रूप में भी जान सकते हैं, इस रूप में जान सकते हैं कि वह जो वस्तु है वह उस ग्रुप के गुण को बता सके, उस ग्रुप के गुण में आ सके, इनकी उसकी विशेषता उस ग्रुप में हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैंने अभी यहाँ उदाहरण दिया कि भारत की नदियाँ, जैसे कि भारत की नदियाँ मैंने कहा कि गंगा, और मैंने कहा एक गंगा है, और एक यमुना है, और एक मैंने ये कह दिया नील नदी है, ठीक है, नील नदी है। एक मैंने कह दिया सरस्वती है, सरस्वती ये है। तो उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे कि गंगा, यमुना, सरस्वती ये क्या है, भारत की नदियों का संग्रह है। लेकिन इसमें एक नदी जो है नील नदी, ये भारत की नदी नहीं है। तो यह इस ग्रुप का कलेक्शन नहीं हो सकती, ये संग्रह नहीं हो सकती है। तो जब भी हम बात करेंगे किसी भी उदाहरण की, तो वह है जो वस्तु है उस कलेक्शन में, उस सेट में क्या हो, सुपरिभाषित होनी चाहिए। तो उसे हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि व्यक्तियों की भीड़ जब होती है तो उसमें लोग होते हैं, ठीक है। ताश की गड्डी होती है तो उसमें ताश के पत्ते होते हैं। क्रिकेट टीम होती है तो महिला क्रिकेट टीम होगी तो उसमें महिलाएं होंगी, महिलाएं ही महिलाएं होंगी। और अगर पुरुष क्रिकेट टीम है तो उसमें पुरुष ही पुरुष होंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, अगर वो क्रिकेट टीम का उदाहरण हो या ताश की गड्डी का उदाहरण हो, इस तरीके से हम दैनिक जीवन में बहुत सारे उदाहरण देख पाते हैं समुच्चय के, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कि गणित के रूप में हम इसका कैसे देख पाएंगे, यानी कि मैथ में हम इसके उदाहरणों को देख लेते हैं। तो मैथ्स में कौन कौन से उदाहरण आते हैं, देख पाते हैं हम दैनिक जीवन में। जैसे कि प्राकृतिक संख्या, आपने देखा होगा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं कि ऐसी संख्याएं जो गिनती के लिए प्रयोग की जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत तक जो होती हैं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं के हम संग्रह को हम क्या कहेंगे, एक समुच्चय कहेंगे। और इस संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं जब हम प्राकृतिक संख्याओं का
कलेक्शन करते हैं, समूह बनाते हैं। जैसे बिंदुओं का संग्रह हो जाए, अगर हम ये कहें कि अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो देखिए दोस्तों, इसके पहले मैंने आपको एक वीडियो शेयर किया हुआ है, या फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो उसमें कक्षा 10 यूपी बोर्ड का मैथमेटिक्स का लेक्चर पड़ा हुआ है। उसमें मैंने संख्या पद्धति को समझाया हुआ है और पूरा डिस्क्राइब करके समझाया हुआ है। संख्या पद्धति में मैंने इन सभी संख्याओं को ही डिस्कस किया हुआ है और ये आपके लिए बहुत ही आवश्यक है कि आप इसको करें, ठीक है, पता होना चाहिए। जैसे कि अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित हों, उन्हें हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे मैं कहूँ सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 3, 5, 7, 11, 13। अब इसमें अगर मैं ये लिख देता हूँ 14, तो ये 14 जो है इस संख्या के ग्रुप को नहीं है, इस संख्या का ग्रुप नहीं है, यानी कि अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये इन संख्याओं के गुण को, उन संख्याओं की विशेषता को नहीं बताता है, इसलिए इसे अभाज्य संख्या नहीं कहेंगे। तो ये इस कैटेगरी में नहीं आता है, इस ग्रुप में नहीं आता है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। और ये सभी अभाज्य संख्याएं, क्योंकि ये सभी संख्याएं जो 2, 3, 5, 7, 11 और 13, ये सभी संख्याएं अपने आप से और एक से विभाजित हैं पूर्णतः, तो इसलिए ये अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं के कलेक्शन को, समूह को भी हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप इसको कर पाएंगे। और अगर हम बात करें जैसे ही पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जैसे कि आप देख पा रहे हैं पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। पूर्ण जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम कैसे परिभाषित करेंगे, और पूर्ण संख्याओं की जो डेफिनेशन है उसको हम कैसे परिभाषित करेंगे? पूर्ण संख्या क्या होती हैं? यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में, ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1, 2, 3, 4 और डॉट 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 अनंत तक, अगर हम इसमें 0 को सम्मिलित कर देते हैं तो इन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। तो इनके हम समुच्चय को भी क्या कहेंगे? ये इन संख्याओं के कलेक्शन को, समूह को हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्याओं का समुच्चय कहेंगे। तो दोस्तों, आपको मुझे लग रहा है समझ में आ रहा है और आप अच्छी तरीके से इसको समझ पाएंगे इस चैप्टर को, ठीक है। तो सबसे पहले आपको संख्या पद्धति वाले चैप्टर को समझना होगा, और जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वहां से आप देख करके अच्छी तरीके से इस चैप्टर के संख्या पद्धति को समझ पाएंगे। संख्या पद्धति में आपको इन संख्याओं को समझना जरूरी है, तो जो कि आपके समुच्चय वाले चैप्टर के लिए बहुत ही आवश्यक है। पहला नंबर है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या को समझेंगे। दूसरा है आपका पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या के को समझेंगे। तीसरा है आपका पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या को समझेंगे, पूर्णांक संख्या क्या होती हैं। और चौथा है आपका परिमेय संख्या क्या होती हैं, परिमेय संख्या को समझेंगे। पांचवा है आपका अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, इसको समझेंगे, अपरिमेय संख्या, ठीक है दोस्तों, अपरिमेय संख्या को समझेंगे। छठा है बहुत सारी ऐसी संख्या हैं अभाज्य संख्या, इसको समझेंगे आप, अभाज्य संख्या क्या होती हैं, अभाज्य संख्या, ठीक है। इस तरीके से आप इन संख्याओं को समझ पाएंगे तो ही इस चैप्टर को अच्छी तरीके से, समुच्चय वाले चैप्टर को आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे मित्रों, ठीक है। तो बात करते हैं समुच्चय की। तो समुच्चय क्या है? दैनिक जीवन में किन्हीं भी वस्तुओं के संग्रह को हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। बशर्ते वो वस्तुएं क्या होनी चाहिए? वेल डिफाइंड होनी चाहिए, यानी कि क्या होनी चाहिए? पूरी तरीके से परिभाषित होनी चाहिए, यानी कि उसमें कोई ना कोई एक विशेष गुण होनी चाहिए, विशेषता होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसकी भूमिका को भी समझ लेते हैं, समुच्चय की क्या भूमिका है, हम कैसे समुच्चय को समझेंगे। तो देखेंगे कि जो समुच्चय का जो प्रयोग किया जाता है, समुच्चय का प्रयोग कहाँ किया जाता है? देखिए, समुच्चय का प्रयोग यहाँ से आप इसको रीड करेंगे कि समुच्चय का प्रयोग कहाँ किया जाता है? संबंध एवं फलन में। कहाँ किया जाता है? संबंध एवं फलन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। संबंध एवं फलन को परिभाषित करते हैं तब किया जाता है। ज्यामिति को परिभाषित करने के लिए क्या आता है? अनुक्रम, यानी कि सीरीज को, और प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी को परिभाषित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।
और समुच्चय का जो सिद्धांत दिया था फ्रेंड्स, समुच्चय का जो सिद्धांत दिया था जर्मन गणितज्ञ थे, जिन्होंने 1845 और 1980 द्वारा इसका क्या किया था, सिद्धांत दिया था। और समुच्चय का सिद्धांत किसने दिया था, जर्मन गणितज्ञ थे जॉर्ज कैंटर। क्या नाम है इनका, जॉर्ज कैंटर थे। जॉर्ज कैंटर ने इस सिद्धांत को क्या दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं कि समुच्चय को हम कैसे निरूपित करते हैं। तो समुच्चय के निरूपण के लिए दोस्तों आपको देखना होगा कि हम समुच्चय का जब निरूपण करते हैं तो समुच्चय के निरूपण के लिए आपको इन उदाहरणों को देखना पड़ेगा। तो समुच्चय का जो हम निरूपण करते हैं, सबसे पहले आपको ये जानना होगा समुच्चय का निरूपण हम कैसे करते हैं। समुच्चय के निरूपण के लिए आपको अंग्रेजी के अक्षरों का प्रयोग करना होता है। अंग्रेजी के कैसे अक्षर, बड़े जो अक्षर होते हैं, अंग्रेजी के जो कैपिटल लेटर होते हैं, उनका हम प्रयोग करते हैं समुच्चय को निरूपित करने के लिए। इनकी हमें जब भी समुच्चय को निरूपित करना हो तो हम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का प्रयोग करते हैं, A to Z का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं A to Z का हम प्रयोग करते हैं, कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं A to Z। ठीक है, किसी से भी हम निरूपित कर सकते हैं समुच्चय को। और समुच्चय निर्धारण के लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं A, जैसे कि हमने किया A बराबर, और यहाँ पर हम दो मंझला कोष्ठक का प्रयोग करते हैं, इसको करली ब्रेसेस कहते हैं। और इस करली ब्रेसेस यानी कि मंझले कोष्ठक के अंतर हम उन जो वस्तुएं हैं उनको हम कॉमा के द्वारा सेपरेट करके यानी कॉमा के द्वारा अलग अलग करके लिखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा समुच्चय का निरूपण होता है। समुच्चय का निरूपण हम कैपिटल अक्षर से करते हैं अंग्रेजी के, और उसको हम करली ब्रेसेस यानी मंझला कोष्ठक के अंदर उन वस्तुओं को रखते हैं जो एक ही गुण की विशेषता को बताती हैं, और उनको हम कॉमा द्वारा अलग करते हैं। तो दोस्तों देख पाएंगे यहाँ पर कुछ उदाहरण मैं ले रहा हूँ। उदाहरणों के माध्यम से आप देख पाएंगे कि कैसे हम समुच्चय का निरूपण करते हैं। जैसे कि मैंने पहला उदाहरण लिया हुआ है, यहाँ पर पहला उदाहरण है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को हम n से प्रदर्शित करते हैं, n से किया हुआ है, और n बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हम देख पाएंगे कि प्राकृतिक संख्याएं मैंने बताई थी अभी, क्या 1 2 3, इस तरीके से ये प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को हम निरूपित करते हैं। ठीक है, ऐसे ही पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं आप जानते हैं कि हम इसको Z से निरूपित करते हैं पूर्णांक संख्याओं को। और पूर्णांक संख्या क्या होती हैं हमारी, कुछ ऋणात्मक होती हैं और कुछ धनात्मक होती हैं। इनकी संख्या रेखा पर जो संख्याएं प्रदर्शित की जाती हैं, जो आपकी संख्या रेखा पर जो संख्याएं प्रदर्शित की जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ पर 0 होता है, इधर जब हम चलते हैं दाहिनी तरफ तो ये प्लस में होती हैं, राइट साइड की तरफ जब हम चलते हैं तो ये प्लस में होती हैं ये संख्याएं, और जैसे ये बढ़ते चले जाते हैं तो ये अनंत तक होती हैं। ऐसे ही हम बाईं ओर चलते हैं तो ये माइनस में होती हैं, तो ये सभी संख्याएं क्या होती हैं, हमारी पूर्णांक संख्याएं होती हैं जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित होती हैं। तो इनके जब हम कलेक्शन करते हैं, समुच्चय इकट्ठा करते हैं, समूह बनाते हैं, तो इनके समुच्चय को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। जैसे कि -1 -2, ठीक है, 0 1 2, इस तरीके से हमने संख्याओं का समुच्चय इकट्ठा किया तो ये संख्याएं क्या प्रदर्शित करती हैं कि ये एक पूर्णांक संख्या है। तो इस तरीके से हम इन उदाहरणों को समझ पा रहे हैं, और आप इन उदाहरणों के माध्यम से ही आप समुच्चय को समझ पाएंगे पूरे तरीके से। दूसरा उदाहरण है, ऐसे ही हमने कहा परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो परिमेय संख्याओं का समुच्चय क्या होता है, तो परिमेय संख्याओं के समुच्चय को हम Q से प्रदर्शित करते हैं। Q है, Q बराबर हम लिखेंगे इसमें, देखिए परिमेय संख्याएं होती हैं, जैसे कि हमने 2/3 लिखा, 1/3 लिखा है, और 2 लिखा, 0 लिखा। ठीक है, इस तरीके से ये परिमेय संख्याओं का समुच्चय हो गया। ऐसे ही वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है, रियल नंबर। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, जो संख्याएं परिमेय हों अथवा अपरिमेय हों। परिमेय भी हो सकती हैं, अपरिमेय भी हो सकती हैं, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ऐसे ही परिमेय संख्या क्या होती है, जिससे हम P/Q के रूप में लिखते हैं, उन संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। और जहां पर Q डज नॉट इक्वल्स टू 0 यानी Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उन्हीं संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जो P/Q के रूप में
ना लिखी जा सकें और q बराबर 0 ना हो, उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि अंडर रूट वाली संख्याएं, अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 3 है, तो ये सभी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप संख्याओं के समुच्चय को जान पाए होंगे और संख्याओं के समुच्चय को अच्छी तरीके से और समझते हैं। इसमें और उदाहरण दिए हुए हैं, तो मैं सभी उदाहरणों को डिस्क्राइब करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए आपको मैं ओरली इन सभी को समझा देता हूँ कि किस तरीके से होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि परिमेय संख्याओं का समुच्चय वास्तविक संख्याओं का समुच्चय z प्लस से हम इंडिकेट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो वो संख्याएं कौन सी होती हैं? z से, z प्लस से, तो ये होती हैं आपकी धन पूर्णांक, होती तो हैं धन पूर्णांक। z प्लस से z किसको निरूपित करता है? पूर्णांक संख्याओं को समुच्चय को निरूपित करता है, लेकिन z प्लस क्या है? धन पूर्णांक संख्याओं को निरूपित करता है। ऐसे ही परिमेय संख्याओं के समुच्चय को हम किससे? q से इंडिकेट करते हैं, लेकिन धन परिमेय संख्याओं को हम q प्लस से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे ही r क्या है? प्रदर्शित करता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय को प्रदर्शित करता है, लेकिन r प्लस को हम केवल धन वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के लिए प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ क्या है? निरूपण करते हैं समुच्चय का हम, और निरूपण के लिए हम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स का यानी कैपिटल अक्षरों का प्रयोग करते हैं। आप यहाँ पर अच्छी तरीके से इसको समझ पाएंगे इस बात को। पर कुछ बिंदुओं को यहाँ पे बताया गया है कि जो वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह होता है, वस्तुओं का सुपरिभाषित जो संग्रह होता है उसे हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। यहाँ पर भी आपको यहाँ बताया गया है वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब जो समुच्चय के अंदर मैंने बताया समुच्चय को निरूपित करने के लिए हम अंग्रेजी अक्षरों का प्रयोग करते हैं, और उसके अंदर जो वस्तुओं को हम रखते हैं उन वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उनको हम अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। जैसे कि कोई भी मैं उदाहरण ले लेता हूँ, यहाँ a बराबर, और यहाँ पर मैंने कहा A-E-I-O-U, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है? ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय है। स्वर हैं, A-E-I-O-U क्या हैं? स्वर हैं। तो यहाँ पर मैंने इनको सेपरेट किया हुआ है, तो इन A-E-I-O-U को हम कहेंगे यहाँ पर अवयव। इस समुच्चय के अवयव हैं। समुच्चय A के अवयव क्या हैं? एलिमेंट्स क्या हैं? A-E-I-O-U हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या कहेंगे? समुच्चय के अवयव कहते हैं। ठीक है, अगर कोई समुच्चय का अवयव उस समुच्चय को फॉलो करता है, अगर कोई अवयव जो है उस समुच्चय को में होता है, उस समुच्चय में परिभाषित होता है, तो उसको हम एक ग्रीक सिंबल यूनानी सिंबल है एप्सिलॉन, उससे निरूपित करते हैं, यानी कि वो उसका सदस्य है या नहीं। तो जब होता है, तो जैसे मैं कहूँ ए जो है समुच्चय ए का, और ई जो है समुच्चय ए का अवयव है। मैं कहूँ ई जो है समुच्चय ए का अवयव है, तो हम इसको निरूपित कैसे करेंगे कि ई एप्सिलॉन, इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन, इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन। इसका मतलब होता है कि जो ई है वो समुच्चय ए में है, समुच्चय ए का अवयव है, तो इसको हम ऐसे निरूपित कर पाते हैं। ठीक है, तो अब तो अगर कोई अवयव, जैसे मैंने यहाँ पर आपके सामने अभी एग्जाम्पल लिखा था, ए बराबर A-E-I-O-U, A-E-I-O-U क्या है? ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय है। और यहाँ पर मैंने कहा कि ए जो है A-E-I-O-U क्या हैं? ये क्या हैं? अवयव हैं इस समुच्चय के। तो अगर ये अवयव इस समुच्चय में हैं तो हम इसको एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं, और यदि कोई अवयव इस समुच्चय में नहीं है उसको हम एप्सिलॉन नॉट से प्रदर्शित करते हैं। इसका अर्थ होता है कि कोई अवयव इस समुच्चय में है या नहीं। जैसे कि मैं कहूँ कि क्या B समुच्चय ए का अवयव है, तो मैं कहूँगा B समुच्चय ए का अवयव नहीं है, इनकी B इज़ नॉट बिलोंग्स टू A, इनकी जो B है वो इसका एलिमेंट नहीं है, अवयव नहीं है, तो हम इसको ऐसे प्रेजेंट करेंगे। अगर मैं कहूँ O जो है समुच्चय ए का अवयव है, तो हम इसको ऐसे चिन्ह से प्रदर्शित कर पाएंगे। ओके दोस्तों, अब बात, ये तो हुआ समुच्चय का निरूपण, और आपने समझा कोई भी
समुच्चय में जो अवयव हैं उसको बिलोंग्स करते हैं या नहीं करते हैं तो उसको हम एप्सिलॉन नॉट से, और करते हैं उस समुच्चय के अवयव हैं तो उसको एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों।